मेरा नाम कोमल है और मेरा संबंध एक गांव से था। यह मेरी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे चाचा जी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज़्यादा भयानक थी जो साफ नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकूं और ये जान सकती कि आखिर चाचा जी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार चाची जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती, और कभी कभी तो मुझे चाची पर भी हैरत होती कि कैसे वह चाचा जी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हा अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात चाची जी घर पर पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे चाचा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए। अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में चाचा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा हुई। कहने को तो मेरे चाचा जी एक पैसे के नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर चाचा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले जाकर। ना चाची जी कभी खुद छत पर जाती और ना ही लड़की के घर वालों में से किसी को छत पर जाने दिया जाता। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस राज से उठने ही वाला था कि चाचा जी सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चाची जी की गरजदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डरी सहमी और धीमी लहजे में बात करने वाली चाची जी, पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचते हुए नीचे ले गई। उनका अंदाज ऐसा जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए चाची जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर चाची जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती हो, आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी क्या? तुम अपने चाचा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे चाचा ही पाल रहे हैं। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद से तुम्हारे चाचा जी ने ही तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ अपने सर पर ले रखी हैं और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चाचा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई भी उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आगे से तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नज़र मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारी शिकायत करूँगी। चाची जी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डरी, क्योंकि चाची जी से तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में चाची जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई भी शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही चाची जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। चाची जी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर चाचा जी को बाल उतारने के वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत थी कि वह किसी तरीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब गांव का दूसरा नाई जो है वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता है और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता है, तो उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी रहती है। लेकिन मेरे चाचा जी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के चाचा तो अपनी भतीजी से बहुत लाड प्यार करते हैं, मगर मेरे चाचा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते। हर बात पर बस यही कहते
कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है, इसीलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे चाचा जी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने जाने का काम भी चाचा जी खुद किया करते। कभी तो मुझे चाचा जी पर भी उतना गुस्सा आता, मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन चाचा जी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था। इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वह बाल काटा करते, और वह भी हमारे घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वह घर पर पड़े रहते और मुझ पर नज़र रखते। मेरे बाबा बहुत पहले हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा जी के कंधों पर आ गई, और इसी वजह से चाचा जी मुझ पर अपना पूरा हक जमाते। ऐसा था कि चाचा जी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी को 5 साल होने वाले थे। चाची जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नज़र आती, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और चाचा जी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती। ना ही उन्हें चाची जी से डर लगता था और ना ही वह चाचा जी से झिझकती थी। जबकि चाचा जी के आगे तो चाची जी की जान निकलती थी। वह चाचा जी से नज़र मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती। शायद इसकी वजह यह भी थी कि शादी के 5 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी और वह चाचा जी को औलाद ना दे सकी। जो भी था, मुझे अपने चाचा एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह ही गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे चाचा जी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे चाचा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल नहीं काटा करते। वास्तव में वह बाल काटते, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती। यह बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला, मेरे अंदर जिज्ञासा ही पैदा हो गई कि चाचा जी ऐसा क्या काम करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि चाचा जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन चाचा जी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ ऊपर छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद उसके बाल काटते। सारे गांव में यह मशहूर था कि चाचा जी जिस भी लड़की के बाल काटते उसके नसीब जाग जाते और उस लड़की की शादी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को चाचा जी के पास ले आया करते, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि चाचा जी के बाल काटने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वह भी आधी रात को और अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि चाचा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर उसे ले जाते तो चाची जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती और किसी को भी छत पर न जाने देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी चाचा जी के पास लाया गया। मैं ये सोचकर खुश हुई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि चाचा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वह बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक से क्या हो गया। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही। माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, अब बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसलिए वह अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर भी बाल नहीं है, शायद इसलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 13 साल की प्रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे कुछ और राज था। जब कुछ वक्त यही सिलसिला चलता रहा
तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार चाची जी के आगे आ जाती या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने चाचा जी के काम में दखलंदाजी ना किया करो। तुम्हारे चाचा जी हैं जिन्होंने तुम्हारे बाबा के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी भी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में चाचा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहा करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी शादी के बाद भी मेरी और मेरी माँ के खर्चे में कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि वह तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते और चाची जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई एतराज़ भी नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पत्नी पत्नी को सर आंखों पर बिठाती थी। सारे गांव वाले भी चाचा जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि चाचा जी बहुत ही नरम मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छिपी हुई है। वह खुद बे औलाद हैं, इसलिए वह औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सोची तो मुझे भी ये बात सच ही लगी कि अगर चाचा जी का सहारा हमारे साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने चाची जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा चाचा जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर चाचा चाची मेरी शिकायत कर देंगी तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाएंगी। चाचा जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कई महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आ जाती और चाचा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती। चाची जी सीढ़ियों के आसपास ही रहा करती और 2 घंटे के बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो चाचा जी उसके बाद काफ़ी देर बाद नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। चाचा जी को देखते ही मैं छुप गई थी और चाचा जी अपने कमरे में चले गए, हमेशा की तरह। अगले दिन चाची जी कमरे से बाहर थी और चाचा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मेरी भी फिक्र नहीं थी उन्हें। और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई थी कि तभी मैं किसी काम से किचन में गई तो मैंने चाची को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते हुए देखा। यह पहली बार था जब मैंने चाची जी को इस तरह रोते हुए देखा। मैं फ़ौरन भागकर चाची जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ चाची जी, आप क्यों रो रही हैं। मेरी बात सुनकर चाची जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे से पोंछ लिए और साफ़ कर लिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाची जी रो रही थी और इसी बात ने मुझे सिर्फ दुखी कर दिया, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चाची जी को चाचा जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे चाचा जी से और नफ़रत होने लगी, जिसकी वजह से चाची छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं चाचा चाची जी पर नज़र रखने लगी। जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने सीढ़ियों पर उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते और अगले सारे दिन मेरी चाची जी मुझे छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी ज़िंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे चाचा के हाथ तेरी किस्मत बदल जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई। अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए चाचा जी के हवाले करने जा रही थी। 12 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं ये सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनाना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती कि तेरे चाचा जी की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तेरे चाचा जी ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे चाचा जी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे चाचा जी के इस काम से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी
माँ ने चाचा जी को बुलाया और चाचा जी से कहा कि आज की रात तुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वह कहने लगे कि क्या अपनी कोमल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, अब कोमल की बारी है। अब हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह पर शादी करेंगे और अगर इसके बालों पर तेरा हाथ रहेगा तो गांव की सभी लड़कियों की तरह इसकी भी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे चाचा जी के साथ छत पर जाने के लिए भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने चाचा जी से बहुत मिन्नतें की कि वह मेरे बाल ना काटे, क्योंकि मैं गंजी नज़र नहीं आना चाहती। कुछ देर बाद चाचा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठ गए। उसके बाद चाचा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। चाचा जी ने मुझे अपने करीब कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि चाचा जी ने मुझे बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि चाचा जी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि चाचा जी क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर के बाद जब चाचा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंसुओं से उनका चेहरा भी भीगा हुआ था। और फिर चाचा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वो रोते हुए कहने लगे, कोमल, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। चाचा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन चाचा जी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चाचा जी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। चाचा जी ने कहा कि तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि चाचा जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदम सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर माँ चाचा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ थी। जब हम कमरे में गए तो चाचा जी चाची के कदमों में बैठकर रो रहे थे और चाची जी से माफ़िया मांग रहे थे और चाची जी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद चाचा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे चाचा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। चाचा जी ने रोते हुए बताया, आज से कई साल पहले की बात। चाचा जी गांव के चौधरी के खास नाई थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याशबाज थे और उनकी फितरत चाचा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चाचा जी की मजबूरी थी कि उन्हें ये नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने चाचा जी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि चाचा जी के हाथ में बहुत जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की ज़मीनें भी फलने फूलने लगी है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि चाचा जी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया तो गांव वाले ने आंखें बंद कर इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर साहब ने अपने खास नौकर के ज़रिए यह बात फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी भी बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने यह सब क्यों किया। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के ही बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले ये सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों के बाल उतारने के लिए मेरे पास आने लगे तो उनकी भी किस्मत बदलने लगी। तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे हज़ारों रुपये दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी चाची जी से हुई तो उस पहली ही रात मेरे सामने ये राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं। और ये जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकता था। और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक़ था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था
कि कोई लड़की कब जवान हुई है, इसलिए चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़कियां जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की तुरंत खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई ना कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते और गांव की हर बालिग लड़की उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बन जाती। और तुम्हारी चाची जी भी उन्हीं लड़कियों में से एक ही थी और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी चाची जी ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त मैं बुरी तरह चौधरी साहब के काम में फंस चुका था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने ना ही कभी चौधरी साहब का काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी ही गंदी और ख़राब है। तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या क्या करते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर बहुत रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की। चाचा ने रोते हुए माँ और चाची जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वह खामोशी से गाँव वालों को ये बात समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं और माँ और चाचा चाची जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। चाचा जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें पूरा यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। चाचा जी ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा सा खत लिखकर दे दिया, जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख कर दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवा कर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक ये खबर ना पहुंचाए कि वह अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यूँ लगता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से बहुत परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और वह मेरे चाचा जी, जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझा करती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ़ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे चाचा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते। शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाई और शहर के सिलसिलों को आगे बढ़ाए ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।